यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक तरफ कई शिक्षकों का भविष्य अधर में लटक गया है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक उथल पुथल भी जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतंत्र, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया और परिणाम नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया। यह स्थिति इसलिए आई क्योंकि अनारक्षित वर्ग का कट ऑफ 67.11% और ओबीसी का 66.73% था। विरोध करने वालों का कहना है अगर ओबीसी वर्ग का कोई अनारक्षित वर्ग के कट ऑफ से ज्यादा अंक लाता है तो उसे अनारक्षित वर्ग में नौकरी मिलेगी। बहस में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का हवाला दिया गया। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर मामला एग्जैक्टली है क्या और आरक्षण का वो पेच क्या है जो इस एपिसोड की वजह बना। अगले आधे घंटे में यही समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं पाराशर नारायण शर्मा जी, अध्यक्ष हैं समता आंदोलन के। नारायण जी, आपका स्वागत करता हूं मैं समाचार प्लस पर। यूपी में जो घटनाक्रम हुआ वो अन्य राज्यों में भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह के इशू की वो एक वानगी है। ये बातें दूसरे राज्यों में भी उठ सकती है या हो सकता है पूर्व में उठी हो। इस पूरे घटना से आप क्या समझ रहे हैं? इस पूरे मामले को किस तरह से देखा जाए? ये सर बड़ा विचित्र सा मामला है और सरकारें दबाव में काम करती हैं, वोटों की राजनीति है। जो संवैधानिक प्रावधान है या जो व्यवस्था है उसके हिसाब से ओबीसी को आरक्षण तभी मिल सकता है जब वो शैक्षणिक रूप से भी पिछड़े हों, सामाजिक रूप से भी पिछड़े हों। जिस ओबीसी वर्ग की कट ऑफ हायर जा रही है जनरल से, तो शैक्षणिक रूप से पिछड़े कहां से हुए? वो प्रमाणित करता है शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं ही नहीं। तो वो भर्ती हमारे विचार से बिना आरक्षण के ही की जानी चाहिए। ऐसा मुद्दा राजस्थान में भी उठा है। पटवारियों की भर्ती हुई है, आरएस की भर्ती होती है, उसमें प्रिलिमिनरी एग्जाम में ये मुद्दा उठता है, तो उसमें कट ऑफ इनकी हायर जाती है। फिर इनको लोअर कट ऑफ तक, सामान्य वर्ग की कट ऑफ तक लाने के लिए इनकी एक्स्ट्रा संख्या को एग्जाम में बैठाया जाता है। ये गलत हो रहा है, लेकिन सरकारें निर्णय ले नहीं पा रही हैं। और हमारी दुविधा ये है कि हमारे पास पिटिशनर नहीं आ पा रहे। पटवारियों की भर्ती पे ऐसा हुआ था अपने राजस्थान में, करीब 6-7 साल हो गए इस बात को। तब ऐसी हालत हुई कि जो कट ऑफ पटवारियों की ओबीसी वर्ग की गई वो बहुत हाई थी, और जब उनको लोअर लेवल पर लाया गया तो कम से कम 25-30 हजार एक्स्ट्रा कैंडिडेट मेन एग्जाम में शामिल हुए। लेकिन अब वो 1100 लोग जो थे ओबीसी के, वो उसमें पिटिशनर बन गए। हमारे पास मतलब मुश्किल से एक पिटिशनर आया, हम जिसको लेकर गए, वो पेंडिंग पड़ी है अभी सुप्रीम कोर्ट में। वो जब भी डिसीजन आएगा हमारे फेवर में ही आएगा, लेकिन फिलहाल वो पटवारियों की भर्ती हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार तो स्टे किया था, फिर वो सब्जेक्ट टू डिसीजन उसका फैसला भी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और भर्तियां भी हो गई और खूब सामान्य पदों पर ओबीसी वर्ग के लोग आ गए। इंदिरा साहनी के जजमेंट में सर 9 जजों की बेंच का फैसला है। नहीं, लेकिन क्या पार्षद जी, क्या नियम ये कहते हैं कि अगर किसी आरक्षित वर्ग के व्यक्ति की कट ऑफ अनारक्षित वर्ग से ज्यादा है तो वो अनारक्षित वर्ग में जाएगा? उसने कोई एप्लीकेशन तो इस तरह की डाली नहीं है कि उसको आरक्षित वर्ग में ही रखा जाए या आरक्षित वर्ग से ही उसने अप्लाई किया हो? नहीं, ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, जो भी चयन, जिस सर्विस की चयन प्रक्रिया है, उस प्रोसेस में यदि किसी आरक्षित वर्ग के व्यक्ति ने फीस के अलावा कोई भी लाभ ले लिया आरक्षण का, तो वो आरक्षित सीट पर ही जाएगा, अनारक्षित पर नहीं जाएगा। अभी मैंने इसका फैसला पढ़ा है, यूपी वाला जो हुआ है 69,000 भर्तियां जो शिक्षकों की भर्ती, उसमें यही हुआ है। इसमें ये हुआ है कि जी इन्होंने जो प्रिलिमिनरी एग्जाम हुआ था उसमें कट ऑफ का लाभ ले लिया था, आरक्षण का लाभ ले लिया उन्होंने। तो जो सिलेक्शन जो अथॉरिटी थी वहां, पीएससी वगैरह जो भी थी, वो चयन बोर्ड था, उसने मेन एग्जाम में उनको आरक्षित सीट पे ले लिया, एडजस्ट कर दिया उनको, सामान्य पदों पर नहीं आने दिया। तब हाईकोर्ट ने ये कहा है कि साहब जो प्रिलिमिनरी एग्जाम था उसको सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं माना जा सकता।
ये हाईकोर्ट का जजमेंट जो है डबल बेंच का गुड लॉ नहीं है, अच्छा कानून नहीं है ये। नहीं, लेकिन मेरी सलाह वो ये तो उन वो बच्चों वो को, तो कोर्ट का उन ऑब्जर्वेशन है ना, बच्चों वो को तो सलाह ये लीगल उनको SLP ऑब्जर्वेशन में है। जाना चाहिए। नहीं, लेकिन नारायण जी, वो तो लीगल ऑब्जर्वेशन है। मतलब हाईली क्वालिफाइड लोग संविधान के ही नजरिए से उसको देखकर डिसीजन देते हैं। नहीं, गलत हो जाता है। जब मैं आपको उदाहरण दूं, हम्म। जैसे यूपीएससी का एग्जाम हुआ, हाँ। टीना डाबी का नाम आपने सुना होगा। टीना हाँ। डाबी शेड्यूल कास्ट की कैंडिडेट थी, जी। उसने आईएएस टॉप किया था, लेकिन चूंकि उसने आईएएस प्रीलिमिनरी में कट ऑफ का लाभ ले लिया था, तो टॉपर होते हुए भी वो आरक्षित सीट पर ही सेलेक्ट हुई थी सर, जनरल सीट पर सेलेक्ट नहीं हुई थी। पूरी इंडिया की टॉपर थी वो, सीधा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है। हाँ। तो जब यूपीएससी में ये नियम है तो पीएससी में क्यों नहीं होगा, स्टेट चयन बोर्ड में क्यों नहीं होगा? इन बच्चों को जाना चाहिए एसएलपी में, सुप्रीम कोर्ट में इनको लाभ मिल सकता है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में तो ये जाएंगे ही, लेकिन क्या अमूमन ये ऐसा होता है या नहीं होता है? जैसे मान लीजिए कोई ओबीसी कैटेगरी से आ रहा है और उसके परसेंटेज अगर मान लीजिए कि जनरल के कट ऑफ से ज्यादा है, तो वो जनरल में ही जाता है, और बाकी जिनके कट ऑफ से ज्यादा नहीं होते हैं उनके लिए ऑलरेडी जो आरक्षित सीटें हैं वो संख्या बनती हैं। अच्छा, मैं ये भी देख रहा हूं कि सरकार का दावा है कि अच्छी खासी संख्या है ऑलरेडी ओबीसी की, जो सरकार ने कहा, हालांकि अब वो विथस्टैंड नहीं करता, लेकिन जो सरकार ने कहा उसके हिसाब से अच्छी खासी संख्या है। फिर ये इस बात को 2-2.5% के आसपास नाप लेना, ये कौन सा पैमाना हुआ? देखिए सर, सरकार ने अगर हाईकोर्ट के सामने डाटा रख दिए होते ना कि इनमें जो सहायक टीचर की भर्ती हुई है ये यूपी में, अगर उसमें हमारी जानकारी के अनुसार अच्छी खासी संख्या है ओबीसी की, ऑलरेडी है वहां पर, तो अगर किसी भी आरक्षित वर्ग का पर्याप्त कोटा ऑलरेडी मौजूद है, तो किसी भी सरकार को आरक्षण का लाभ देने का अधिकार ही नहीं है। संविधान पीठ का निर्णय, आरक्षण दे ही नहीं सकती सरकार उसको। दूसरा ये भी निर्णय संविधान पीठ का कि आप रोस्टर को देखिए, अगर रोस्टर पॉइंट भरे हुए हैं आरक्षित वर्ग के, जैसे ओबीसी वर्ग का रोस्टर पॉइंट देखिए आप, सहायक टीचर की भर्ती की है, उसमें यदि 2.5% सीटें खाली हैं ओबीसी वर्ग की, तो 2.5% ही सिलेक्ट होंगे ओबीसी की सीटों पर। ये भी संविधान पीठ का निर्णय, इसको मानने के लिए बाध्य है सरकार है। लेकिन यूपी का जो जजमेंट आया है वो पर्टिकुलरली एक पॉइंट पाया लगता है कि इन्होंने प्रिलिमिनरी एग्जाम को सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं माना है। नहीं, तो क्या प्रिलिमिनरी एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं होती है? मतलब आम समझ में मैं कहूं तो हमें लगता है कि प्रिलिमिनरी एग्जाम होती इसलिए ताकि हम कदम आगे बढ़ा सकें। हाँ, होती है, वो सही है। और मैं उदाहरण दे रहा हूँ यूपीएससी का, टीना डाबी का उदाहरण दे रहा हूँ। जब यूपीएससी में हिस्सा मान रहे हैं तो स्टेट चयन बोर्ड क्यों नहीं मान रहा, हाई कोर्ट क्यों नहीं मान रहा? तो इन बच्चों को ये एग्जाम्पल लेके जाना चाहिए। फिर इनके पास आंकड़े इतने अच्छे हैं हमारी जानकारी के अनुसार कि वहाँ ऑलरेडी ओबीसी का बहुत हायर परसेंटेज है सर यूपी के अंदर, राजस्थान में भी है। राजस्थान में भी सरकारें जो ओबीसी का आरक्षण दे रही हैं वो बिल्कुल गलत दे रही हैं। ये ऑलरेडी पर्याप्त से ज्यादा परसेंटेज में हो चुके हैं, क्योंकि संपन्न जातियां जुड़ी हैं ओबीसी के अंदर, वो जनरल में भी आती हैं और आरक्षित सीटों पर भी आती हैं। तो चाहे जनरल में आए चाहे आरक्षित सीटों पर आए, यदि इनका पर्याप्त से अधिक रिप्रेजेंटेशन हो गया है जातियों का, तो इनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है, नहीं दे सकती सरकारें। अच्छा, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तो जाएगा, और मैं कोई लीगल एक्सपर्ट हूं नहीं, मुझे नहीं पता कि ये मामला वहां पर जाएगा तो हाई कोर्ट का डिसीजन वहां पर विथस्टैंड कर पाता है या नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार हमने देखा है हाई कोर्ट के डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में जाकर पलट जाते हैं। लेकिन क्या ये इस तरह का मामला है जिसके लिए संवैधानिक बेंच बनाई जाए, जिस पर संवैधानिक बेंच बने और 3 या 3 से ज्यादा संख्या में जज बैठे और किसी निर्णय पर पहुंच पाए? दूसरा यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट अगर किसी निर्णय पर पहुंच भी गया तो क्या राज्य सरकारें उस पर चलने की हिम्मत दिखा पाएंगी? ये एक अलग सवाल हो जाएगा। देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है संविधान पीठ का गठन करने का। कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कर सकती है। वैसे सुप्रीम कोर्ट के पास ये ऑलरेडी फैसला है 9 जजों की बेंच का, जिसमें लिखा हुआ है कि यदि सामान्य पदों पर आरक्षित वर्ग के लोग आने लग जाएं तो सरकारों को उनका आरक्षण बंद करने का या कम करने का विचार करना चाहिए। ये इंदिरा साहनी में लिखा हुआ है इस फैसले में। अच्छा। फिर भी
स्पष्ट ऑर्डर लेने के लिए या स्पष्ट जजमेंट देने के लिए सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इस बिंदु पर संविधान पीठ का गठन कर सकती है, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट आ रहा है कि भाई जिन वर्गों को आप शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा मान करके आरक्षण दे रहे हो, तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सामान्य वर्ग से हायर परसेंटेज लेके जा रहे हैं, तो फिर शैक्षणिक रूप से पिछड़े कहाँ से हुए? सामान्य पदों पर भी आ रहे हैं सेलेक्ट होकर के, फिर वो पिछड़े कहाँ हुए? तो उनके आरक्षण की जरूरत क्या है? या तो उसकी समीक्षा करके संपन्न जातियों को बाहर निकाला जाए उसमें से, जिससे वो परसेंटेज नीचे आए, कट ऑफ नीचे आए, और जो वंचित जातियां उनको लाभ मिलने लगे, या कोई और इसका प्रोसीजर किया जाए। अदरवाइज तो ये मतलब संवैधानिक रूप से और नेचुरल प्राकृतिक न्याय के रूप से भी सही नहीं है कि जो एक्सीलेंट हैं, भयंकर होशियार बच्चे हैं, और उनको आप आरक्षण का लाभ दे रहे हो, ये तो गलत हो जाएगा ना, और गलत हो रहा है, बहुत बड़ी संख्या में गलत हो रहा है। नहीं, लेकिन जब हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, देखिए सरकारें क्या संवैधानिक पीठ के फैसले को लागू करने की हिम्मत दिखा पाएगी, वो तो बात का सवाल है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये सोशल जस्टिस के अगेंस्ट कैसे है। अब देखिए, मैं पूछ रहा हूँ, मैं क्यों पूछ रहा हूँ इसलिए भी बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि बड़ी संख्या में ऐसे ओबीसी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जनरल की कट ऑफ से या अनारक्षित वर्ग की कट ऑफ से ज्यादा परसेंटेज लाए हैं, तो नौकरी पर तो उनका नेचुरली हक बनता है ना। अब वो आप आरक्षण कोटे से दें या न दें, लेकिन उनका नेचुरली हक तो बन रहा है। और फिर इस तरह की स्थितियां बनने पर उनका हक भी मर जाना, ये किस तरह से सोशल जस्टिस होगा? सरकार ने उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हुए ये किया था कि चूंकि उन्होंने प्रीलिम के अंदर एक लाभ ले लिया है, कट ऑफ का लाभ ले लिया है, इसलिए वो आरक्षित सीटों पर ही रहेंगे, और जनरल सीटों को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये जो 2.5% सिलेक्ट हुए, ये उनको सामान्य वर्ग के सामान्य सीटों पर चयनित मान करके कह रहे हैं 2.5%, बाकी पूरा कोटा मिला ओबीसी को, 27% ही सिलेक्ट हुए वहां पे। अच्छा, 27 से एक्स्ट्रा भी सिलेक्ट हुए हैं, जनरल सीटों में इसके अलावा भी सिलेक्ट हुए हैं। लेकिन ये जो कर रहे हैं 18,000 की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो उस आंकड़े को अलग अलग बाइफरकेट करके कर रहे हैं, ऐसी बातें बोल रहे हैं। और वहां योगी जी के मैंने खबर पढ़ी है अखबार में कि उन्होंने इस फैसले को मान लिया है और संशोधित सीटें जारी करने के लिए आगे भी बढ़ रहे हैं। वो नहीं, हाँ, पॉलिटिकल मजबूरी हो सकती है, मान सकते हैं, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं, लेकिन इसमें मेरा एक नजरिया है, इसमें मेरा नजरिया ये है कि आपने खुद से ये चॉइस किया है कि हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में जाकर काउंटर नहीं करेंगे, तो ये स्टेप सरेंडर नहीं होता है, ये स्टेप पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है, मेरे अब तक के अनुभव में मैं कह रहा हूं। आप ये कह सकते हैं सर, हम तो आंदोलनकारी हैं, हम तो कहेंगे सरकार सरेंडर कर गई। नहीं, क्षमतावादी है ना सर हम तो। नहीं, ठीक है, हाँ, नहीं, वो बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन नफा नुकसान देखकर उठाया गया पॉलिटिकल कदम भी कई बार सरेंडर की श्रेणी में नहीं आता है। यूपी में एक दरअसल दिलचस्प तस्वीर होती है पाराशर नारायण शर्मा जी, और ये सिर्फ बात यूपी की नहीं है। जब मैं यूपी के लिए जर्नलिज्म किया करता था तब इस बात को कोट किया करता था, लेकिन समय के साथ मैंने महसूस किया कि ये तस्वीर दरअसल अन्य राज्यों में भी है। ओबीसीज जो होते हैं वो दरअसल दो हिस्सों में होते हैं, एक होते हैं डोमिनेंट ओबीसी और एक नॉट सो डोमिनेंट ओबीसी। अब जो डोमिनेंट ओबीसी है वो एक मुश्त चलते हैं उस एक दिन जिस दिन राजनीतिक चेहरों का भविष्य तय किया जाता है, और जो नॉट सो डोमिनेंट ओबीसीज होते हैं वो शिफ्ट होते रहते हैं, वो शिफ्ट होते हैं। मैं इस सवाल के साथ पाराशर जी आपके पास आऊंगा, लेकिन मेरे साथ अब देखिए एक और गेस्ट हैं जो जुड़ रहे हैं, मदन मोहन यादव जी, वकील हैं, जाना पहचाना चेहरा है। अगर आप टीवी डिबेट्स देखते हैं, ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता भी वो हैं। मदन मोहन जी, स्वागत करता हूं मैं आपका समाचार प्लस पर। मदन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मदन मोहन जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? मदन मोहन जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है मदन मोहन जी मदन मोहन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मैं आपको सुन रहा हूँ भाई साहब। जी, मदन जी, स्वागत करता हूं आपका मैं समाचार प्लस पर। जी, मैं एक्चुअली ये जो शिक्षकों को वाला जो पूरा घटनाक्रम रहा है, जिस पर सरकार ने ये फैसला लिया है कि हम इसे सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जाएंगे, इसके पीछे क्या हम तर्क निकालें? हाईकोर्ट ने क्या रीड किया है, उसका पहलू क्या रहा है, रीजनिंग क्या रही है फैसले की?
नहीं, थोड़ी देर में मैं उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत जरूरी है ये समझना कि हाईकोर्ट ने रीजनिंग क्या दी है। देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं कि हाईकोर्ट या कोई भी कोर्ट जब भी कोई डिसीजन देता है तो वो ऐसे ही हवा में डिसीजन नहीं देता है, वो डिसीजन के पीछे अपनी रीजनिंग बताता है, और वो रीजनिंग पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी आती है, उसे भी समझना जरूरी है, क्योंकि उसी रीजनिंग में से कोई पेज ढूंढकर आप आगे के कोर्ट्स में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, अगर आप कुछ न ढूंढ पाए तो। बहरहाल, पाराशर नारायण शर्मा जी, मैंने कहा डोमिनेंट और नॉट सो डोमिनेंट। नॉट सो डोमिनेंट जातियां जो हैं वो शिफ्ट होती रहती हैं एक खास दिन, तो वो कितना इंपॉर्टेंस रखती है नहीं रखती है ये दिगर बात है। क्या ये फैसला डोमिनेंट जातियों के मद्देनजर नजर आता है पॉलिटिकल साइड से? कोर्ट पर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, ये डोमिनेंट जातियों के लिए अभी तक तो ये फायदेमंद दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये उनके फेवर में दे दिया उन्होंने कि प्रीलिम्स में आप ये कट ऑफ वो का लाभ ले लिया तो भी आप सामान्य पदों पर जा सकते हो, जबकि ऐसा है नहीं। हमने अपने जैसे राजस्थान में हमने फाइट किया तो हमने तो सर्कुलर निकलवा लिया है, नोटिफिकेशन निकल चुका है अपने 26 जुलाई 17 का राजस्थान में। उसमें सरकार ने क्लियर कर दिया है कि भाई फीस के अलावा आपने कोई भी लाभ ले लिया सिलेक्शन प्रोसेस में तो आपको वहां रहना पड़ेगा, अपने आरक्षित सीटों पर ही रहना पड़ेगा। अच्छा, अब ये इसमें से गली ये निकाल ली हाईकोर्ट ने कि साहब ये जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है ये उसका सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, तो हमारी समझ से तो बाहर की बात है। प्रीलिमिनरी एग्जाम इसी एग्जाम में तो हुए, सही बात है, इसी एग्जाम की कड़ी में आगे हाँ, पहले प्रीलिम होंगे तो ये हिस्सा उसके तो है। बाद अब ये इंटरप्रिटेशन का मामला है सर, इंटरप्रिटेशन के मामले पर संविधान पीठ का गठन हो सकता है ऊपर जाकर के कि भाई हाईकोर्ट कह रहा है कि जी उसका सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। अब मान लिया उन्होंने नहीं है तो क्या कर सकते हैं। आज की डेट में तो इलाहाबादी लैंड है और वो सरकार भी मान रही है इसको। अगर वो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हट रहे हैं नौकरी से या जिनको नुकसान हो रहा है वो जाएंगे तो मेरे ख्याल से उनको सुप्रीम कोर्ट में लाभ मिलेगा। नहीं, सिर्फ जनरल के कहाँ हट रहे हैं, मेरे ख्याल से मसला तो ये भी बन गया है कि कई ओबीसी के भी हट गए हैं, खासकर ओबीसी छात्रों की निगाह में। मदन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज स्लो है थोड़ी जी, ठीक है, मैं थोड़ा जोर से बोलता हूँ। मदन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो पूरा फैसला रहा शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का, मैं आपसे समझना चाहता हूँ इसकी रीजनिंग कोर्ट ने क्या दी है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला रहा वो बड़ा युक्ति संगत है, और मेरा मानना है कि जो आरक्षण किसी वर्ग को मिलता है, किसी व्यक्ति को मिलता है, तो ये अधिकार में ऐसे अर्बन नक्सली मानसिकता न समझ के उसको अधिकार न समझा जाए, बल्कि राष्ट्र का दिया हुआ अवदान है उसको देख के कर्तव्य की, उसको प्राप्त करके कर्तव्य की भावना दे। और दूसरी बात कि एक बार जो पाया उसका बेटा भी पाए, नाती भी पाए, यानी कि इस वर्ग से, यानी अगड़ों में पिछड़े में अगड़े पैदा हो जाए और सवर्णों में दलितों में सवर्ण पैदा हो जाए, ये अच्छा नहीं है। क्रमवार उसी वर्ग को मिलना चाहिए। ये सच बात है कि समाज में बड़ी असमानता है, इसलिए मेरा मानना है कि वह एक जगह केंद्रित न होके उसको, उसी वर्ग को सारे लोग, अधिकांश लोग उसकी छत्र छाया में लाभान्वित हो, ऐसा वृक्ष का वितान हो जिसकी छाया सबको प्राप्त हो। इसी संदर्भ में मैं जो भी निर्णय आया है मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन राजनीतिकों ने इस जात का वितंडावाद खड़ा किया है, ये उचित नहीं है। इसको अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य करने का इंटरेस्टिंगली एक केस ऐसा रहा, टीना ढाबी प्रकरण एक ऐसा रहा जिसमें प्रीलिम एग्जामिनेशन में आपके द्वारा चयनित रास्ते को ही पहला रास्ता मान लिया गया। यहाँ हाईकोर्ट ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, या तो हाईकोर्ट के संज्ञान में नहीं लाया गया या फिर क्या हुआ बेसिकली? मदन जी। जी बताएं, सुनाई कम पड़ रहा है, बोले। जी मदन जी, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, प्रीलिम एग्जाम के बेसिस पर आपने अपनी राह चुन ली, आपने से मेरा मतलब है कि ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों ने,
और आप किसी एक बार ही इस तरह की राह चुन सकते हैं। अच्छा, नहीं, उनसे शायद संपर्क होने में कोई दिक्कत आ रही है। हाँ जी। हाँ मदन जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अगर ओबीसी छात्रों ने एक तरीका एक बार एक राह पकड़ ली है तो फिर उनके पास वो ऑप्शन सेकंड टाइम में बचता नहीं है। मेरे ख्याल से सीधी भर्ती वाली बात जो थी या नियमावली जो बात है जो ओबीसी छात्र रख रहे हैं वो क्या है? देखिए, मेरा मानना है कि जो एक बार अवसर पा गया, हाँ, तो स्वाभाविक है कि आप जब अवसर पाने के बाद भी मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। आंखों देखी हाल है कि आरक्षण का लाभ एक ही परिवार कई बार लेके अपने ही वर्ग को जो पड़ोस में है उसी परिवार से, यानी पटीदार रहा, परिवार रहा जो कि दूर का रहा है, वो वैसे ही अभी लगता है कि ये बेचारे दशकों पीछे छूटे पड़े हैं और ये इतने आगे हो गए कि इनके घर में विलासिता की सारी वस्तुएं पड़ी हुई हैं और उनके प्रति कर्तव्य भाव नहीं है, केवल अधिकार भाव है। तो मेरा मानना है कि भाई इस व्यवस्था को सभी लोगों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए जो उसी वर्ग के हैं और ये परंपरागत अधिकार न मान के ऐसा होना चाहिए जी। हाँ, लेकिन इस केस में हुआ ये है कि बाद में ये मामला कोर्ट में गया और ये बोला गया कि अगर हमको अनारक्षित वर्ग से ज्यादा अगर हम कट ऑफ में आ गए हैं तो हमें अनारक्षित वर्ग में माना जाए। अब एक तरह से देखा जाए तो सरकार दावा कर रही है कि एक बड़ी संख्या में सीटें दी हैं, लेकिन गणित जब निकाला जा रहा है तो लग रहा है कि परसेंटेज कम है। तो ये सोशल जस्टिस के दायरे में आया या नहीं आया? ये सच बात है और मेरा मानना, देखिए कि वो लाभान्वित हुआ उसको उसी वर्ग के व्यक्ति को दिया जाना चाहिए, उनको अवसर मिलना चाहिए। सतत एक ही लोग पूरे जिसे कहते हैं घेर के एक ही परिवार का व्यक्ति कई कई जॉब पाए हुए हैं और लोग वंचित रहते हैं, ये उचित नहीं है। ये मैं मानता हूं कि भाई आरक्षण एक व्यवस्था है जो सामाजिक न्याय करता है, एक सम्मान देता है, मानवर्धन करता है। जैसे एक दलित व्यक्ति है कल तक जिसका छुआ लोग पानी भी नहीं पीते थे, जिसको हे दृष्टि से देखते थे, एक बार बेचारा वो अपने बल से या आरक्षण के लाभ से यदि उच्च पदों पर गया तो वो सम्मान का पात्र भी होता है, मात्र उसे जीविका का अवसर नहीं मिलता। परंतु वो व्यक्ति इतना सक्षम हो जाता है कि अपने बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दिलवा पाता है, आज भी उसे इतने होने के बाद भी आरक्षण का मोहताज होना पड़ता है। ये सर्वथा अनुचित है। यानी वह उसकी काहिली है, कापुरुषता है, उसकी कमजोरी है जो कि अपने बच्चों को मुख्य धारा की में शामिल नहीं करा पा रहा है और उसका लाभ लेके पुनः लाभ लेके उसी अपने ही वर्ग का नुकसान कर रहा है। अब भाई ये गलत बात है कि दलितों में सवर्ण हो जाए और पिछड़ों में अगड़े हो जाए। इसके लिए आरक्षण थोड़ी ना है। आरक्षण इसलिए है कि सबको न्याय मिले उसी वर्ग के लोगों को, और इसलिए ये जरूरी है कि उनको रोका जाए कि भैया बस बहुत हो गया, अब औरों को अवसर दीजिए। ठीक है जी। मेरा अंतिम सवाल है पाराशर शर्मा जी, आपसे मैं पूछ रहा हूं, मेरा अंतिम सवाल है, क्या चीजें आउट ऑफ प्रोपोर्शन चली गई हैं? इससे छोटा और सटीक सवाल फिलहाल मैं नहीं पूछ सकता। हाँ, आउट ऑफ प्रोपोर्शन, आउट ऑफ प्रमोशन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये अब क्या है, सरकारें लाचार होती जा रही हैं और ये एक मतलब आरक्षित वर्ग में ही, अभी जैसे ये मदन मोहन जी बोल रहे थे वो क्रीमी लेयर पर बोल रहे थे। ये फैसला क्रीमी लेयर का नहीं है, ये अलग चीज है थोड़ा सा। तो उस क्रीमी लेयर की बात को करें तो भी सरकार के हाथों से निकल रही है चीजें। सरकार चाह करके भी SC ST में क्रीमी लेयर लागू नहीं कर पा रही है। OBC में जो लागू किया है क्रीमी लेयर, उसमें 0.1% लोग क्रीमी लेयर से बाहर हो रहे हैं। मतलब 1000 में एक व्यक्ति क्रीमी लेयर नोटिफिकेशन के कारण से आरक्षण के लाभ से वंचित हो रहा है। बाकी तो मतलब 100% जाति आधारित आरक्षण होता जा रहा है। अब सरकारें चाह रही हैं इसको पिछड़ों तक पहुंचाने के लिए रास्ते ढूंढ रही हैं, लेकिन वोटों की राजनीति के कारण इतने दबाव में सरकारें कि वो कुछ कर नहीं पा रही हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सरकारों के हाथों से निकल रहा है, इसमें करना तो इसको ही पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ेगा। और यदि कोई अच्छी रिट चली गई तो हम लगाने की सोच रहे हैं। हमारी अपने राजस्थान में पटवारी को रिट पेंडिंग पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में 6 साल से, लेकिन वो भर्तियां हो गई। अब उसमें कुछ ज्यादा हमको उम्मीद है नहीं। ऐसे टाइम में वो सुप्रीम कोर्ट भी ज्यादा कोई इंटरेस्ट लेता नहीं है। अगर हमारे पास भी एक की जगह 200-300 पिटिशनर होते हैं तो हम अच्छा डिसीजन करवा लाते हैं उसके अंदर।
अच्छा। देखिए अब यूपी के बच्चे अगर जाएं 200 300 1000 लोग इकट्ठे होकर जाएं सुप्रीम कोर्ट, तो निश्चित रूप से इसमें अच्छा फैसला आएगा। और ये जो हायर रैंक लेकर के और प्रीलिम में कट ऑफ का लाभ लेकर के जनरल सीटों पर आना चाह रहे हैं ना, इन पर रोक लग जाएगी। ठीक है, ये मेरा मानना है। ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि मैंने सवाल के दौरान ये बात भी पूछा कि क्या इस तरह की गुंजाइश बनती है कि एक संवैधानिक बेंच का गठन हो, लेकिन उसका जो नेक्स्ट स्टेप है क्या वो अप्लाई हो पाता है या नहीं हो पाता है, वो भी अपने आप में बहुत अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया मदन जी आपका भी, और पाराशर शर्मा जी आपका भी मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।